एक अनजान अफ्रीकन मैन दुबई के एक बैंक के अंदर जाता है और वह व्यक्ति कोई विजिटर या वहां का कोई एजेंट नहीं था, बल्कि वह अज्ञात व्यक्ति एक स्मूथ टॉकर यानी शानदार बातचीत करने में माहिर अपने एक रहस्यमयी प्लान के साथ बैंक में आता है और पहले ही मुलाकात में उस बैंक के मैनेजर का क्लोज फ्रेंड भी बन जाता है और वह अपने आप को एक जादूगर बताने का दावा करता है और बैंक मैनेजर से कहता है कि वह अपने काले जादू के द्वारा और एक जिन की मदद से उसके पैसों को डबल कर सकता है। उस करामाती और करिश्माई काले जादूगर का एक आकर्षक, एक रहस्यपूर्ण और एक परसुएसिव ऑरा था जो न सिर्फ बैंक मैनेजर का भरोसा जीतता है बल्कि उसको एक अनजानी सहयोगी मैनेजर में बदल देता है। वह बैंक मैनेजर उस काले जादूगर से सीड्यूस होकर एक बहुत बड़े अनबिलीवेबल अमाउंट की राशि $242 मिलियन ट्रांसफर करने की पूरी व्यवस्था कर देता है। और फिर इतने पैसे लेने के बाद उस अफ्रीकन जादूगर की जर्नी शुरू होती है अमेरिका की तरफ, जहां पर वह अपनी इस नई मिली फॉर्चून को, इस दौलत को बहुत लग्जरी और लेवेजली तरीके से खर्च करना शुरू करता है। वह अपनी हर इच्छा को तृप्त करने की चाह में लग्जरी कारों, रॉयल हाउसेस, बेशकीमती ज्वेलरी और ब्यूटीफुल लेडीज की कंपनी में लिप्त रहने लगा था। उस पैसे से एक ऐसी अनटचेबल लाइफस्टाइल जीने लगा जिसके अक्सर लोग सपने देखते हैं और कल्पना करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही चीजें गलत रुख लेने लगती है। उसकी फ्लेसी और लग्जरी लाइफस्टाइल गलत अटेंशन को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और इसके बाद जल्दी वह यूएस गवर्नमेंट के साथ एक जालसाज तथा फ्रॉड के लीगल केस में उलझ जाता है। तो दोस्तों, आज के काले जादूगर की कहानी आपके द्वारा सुनी गई अब तक की कहानियों में सबसे अजीब और आश्चर्यजनक कहानी होगी। इसमें पैसों की चोरी और फ्रॉड एक बिल्कुल अलग ही लेवल से की गई है। सुनने में यह शायद एक झूठी और फिक्शन स्टोरी लग सकती है, लेकिन अमेरिकन कोर्ट केसेस से मिले एविडेंस, वकीलों से मिले बयान व प्रत्येक साक्ष्य तथा कई जगह से मिले ठोस सबूत ये बताते हैं कि ये बिल्कुल रियल घटना है। और आज की इस वीडियो में हम इसी कहानी की एक एक डिटेल को एक्सप्लोर करेंगे। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज हम जिस काले जादूगर की बात कर रहे हैं उसका नाम है बबानी सोको या सिसाको, जो अफ्रीका के एक देश माली कंट्री से बिलोंग करता है। तो कहानी को शुरू करते हैं और इस घटना के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। साल 1995 जब सिसाको दुबई की यात्रा करता है, जो कि उस समय का मेजर टूरिज्म और इकोनॉमिक हब का मेन सेंटर था। और उस समय ये रीजन यानी दुबई गवर्नमेंट वहां पर ट्रेड करने, बिजनेस करने, इन्वेस्टमेंट करने और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए अलग अलग देशों के लोगों को अट्रैक्ट करती थी। और इसी बीच सिसाको भी अपने बिजनेस वीजा के साथ दुबई पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद वह सीधा उस सिटी के सबसे बड़े बैंक दुबई इस्लामिक बैंक में चला जाता है। बैंक के अंदर घुसने के बाद उसने पता है क्या किया, वह सीधा बैंक की मेन ब्रांच में जाता है और वहां पर काम कर रहे सभी एम्प्लॉय को जोर देकर कहता है, एक तरीके से हट करके जिद करके कहता है कि उसको बैंक के मैनेजर मोहम्मद अयूब से अभी मिलवाओ, उनके लिए बहुत जरूरी बात है। कहाँ पर है वो? ये देखकर वहां के सारे एम्प्लॉय एक बार तो आश्चर्य में आ गए, क्योंकि ये किसी के लिए भी यूजुअल नहीं होता था कि कोई आए और डायरेक्ट और इमीडिएटली वहां के मैनेजर से मिल सके, क्योंकि इसका भी एक प्रोसीजर होता है। सिसाको अपनी मिलने की जिद के लिए तब तक डटा रहा जब तक कि उसकी मीटिंग बैंक के मैनेजर मोहम्मद अयूब के साथ फिक्स नहीं कर दी गई। इसके बाद सिसाको बैंक मैनेजर की ऑफिस में जाकर उससे मिलता है। तो बातचीत के दौरान मोहम्मद अयूब ये जानने की कोशिश करता है कि इस आदमी का अचानक से मिलने का और यहाँ आने का पर्पज क्या है। तभी सिसाको एक कार के लोन की रिक्वेस्ट करता है। आमतौर पर बैंक के नियमानुसार किसी भी लोन के लिए व्यक्ति के पास कोई जॉब हो या कोई रेगुलर इनकम प्राप्त होने वाला बिजनेस हो, तब जाकर बैंक लोन देता है। लेकिन सिसाको के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। वह तो अभी अभी दुबई आया है, लेकिन अपनी बातचीत के दौरान अपने क्रिस्मेटिक ओरा और मोहित कर देने वाले भाव के कारण सिसाको किसी तरह से कन्विंस्ड कराने में राजी हो जाता है बैंक मैनेजर को कि बैंक मैनेजर उसे कार लोन दे बिना किसी कंडीशंस के। और फिर मोहम्मद अयूब उसे बिना किसी शर्त के उसके लोन को मंजूरी दे देता है। इसके बाद सिसाको अयूब को थैंक्स बोलता है और वहां से जाने से पहले उसको अपने अपार्टमेंट पर डिनर के लिए इनवाइट करता है। शुरू में अयूब इसके लिए हाँ कहने में थोड़ा झिझकता है, लेकिन सिसाको ने उससे आग्रह करते हुए और उसे राजी करते हुए ये कहता है कि वह उसे अपने कल्चर की कुछ बहुत यूनिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें दिखाना चाहता है जो इससे पहले उसने कभी नहीं देखी होगी। सिसाको ने कहा कि कई ऐसी चमत्कारी और जादुई चीजें हैं जिसे अगर देखा तो बाद में पछतावा नहीं होगा। सिसाको की यह बातें सुनकर अयूब का इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि ऐसी क्या चीज हो सकती है, ऐसा कौन सा जादू और चमत्कार दिखाने को ये कह रहा है। और ये 1990 का समय था। उस समय लोग आज के मुकाबले कहीं ज्यादा जादुई कहानियों और जादुई जिन तथा चमत्कार पर ज्यादा यकीन करते थे। और आखिर अयूब इस डिनर के इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर शाम के समय अयूब सिसाको के अपार्टमेंट पर जाता है, जहां सिसाको उसका वेलकम करता है। अपार्टमेंट पर आने के बाद दोनों डिनर और बातचीत करते हैं। सिसाको की हॉस्पिटलिटी और डिनर कंप्लीट होने के बाद वह अयूब से कहता है कि वह ऐसा कुछ दिखाना चाहता है जो उसने कभी नहीं देखा होगा, ऐसा कुछ जो अलग ही दुनिया से ताल्लुक रखता है। अब अयूब का इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ गया था, वह भी उत्सुक था ये देखने के लिए। तो इसके लिए सिसाको अयूब को एक दूसरे कमरे में आने को कहता है, जो हल्की धुआं से भरा हुआ एक डार्क रूम था, जिसमें कई तरह की एलईडी और कई मोमबत्तियां जली हुई थी और तंत्र मंत्र की अलग अलग तरह की चीजें रखी थी। सिसाको भी अपना गेटअप चेंज कर लेता है और कुछ समय बाद सिसाको जादुई क्रिया करने के बाद अयूब के सामने ये रिवील्ड कर देता है, उसे बताता है कि वह एक जादूगर है
और वह एक जादुई जिन के द्वारा किसी भी अमाउंट के पैसों को डबल कर सकता है। यानी उसने सीधे शब्दों में कहा कि अयूब, अगर तुम जितने भी पैसे लाओगे मैं तुम्हें उस पैसे का डबल करके लौटाऊंगा अपने जादुई जिन की सहायता से। अयूब उसकी बातों को ध्यान से सुनता है और पूरे रूम को भी ऑब्जर्व करता है जो कि अलग अलग चीजों से भरी थी। अयूब को अभी भी इस पर पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं डाउट था। तो फिर उसने सोचा कि क्यों ना एक बार इसका टेस्ट करके देखा जाए, क्या ये वाकई सच बोल रहा हो। इसके बाद अयूब अपने किसी रिलेटिव को फोन करता है और उस अपार्टमेंट पर 1 लाख दिनार लेकर आने को कहता है, जो $25,000 के बराबर होते हैं। और थोड़ी देर बाद जब पैसे आते हैं तो मैनेजर वह पैसा सिसाको को थमा देता है और दोनों वापस उसी डार्क रूम में चले जाते हैं। इसके बाद सिसाको रूम के मेन सेंटर में पैसों के साथ बैठ जाता है तथा मैनेजर अयूब खड़ा रहता है और सब देखने लगता है। तभी अचानक से वहां म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है और सिसाको अपनी क्रियाविधि को आगे बढ़ाते हुए वहां हवन जैसी आग में कुछ ऐसा पदार्थ डालता है जिसके कारण आग की लपटें और बढ़ जाती है तथा और धुआं निकलने लगता है। इसके बाद सिसाको कुछ अलग ही भाषा में कुछ मंत्र दोहराता है और वहां पर खड़ा अयूब देखता है कि सिसाको की बॉडी कंपन करने लगती है और दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं झूलने लगती है। तभी अचानक से एक मोमेंट पर उस पूरे अपार्टमेंट की लाइट्स चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अब केवल अयूब को सिसाको कुछ हल्की मोमबत्ती की लाइट्स में दिख रहा था और चारों तरफ अंधेरा था। इसके थोड़ी देर बाद पास ही के एक दूसरे रूम में किसी व्यक्ति की तेज आवाज आती है। यह आवाज अजीब और डरानी जैसी थी। तभी सिसाको और मैनेजर अयूब जिस रूम में थे उसका दरवाजा एक झटके से खुलता है और एक आदमी गेट के अंदर घुस आता है और वह आदमी उसके बाद मैनेजर की तरफ तेजी से जाने लगता है जैसे कि उस पर हमला कर देगा। मैनेजर अयूब को कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना है, वह इससे डर जाता है। तभी सिसाको हंसते हुए उससे कहता है कि घबराओ मत, यही जिन है जिसे मैंने प्रकट किया है अपने जादू से, बस ये तुम्हारी मौजूदगी से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया है। फिर सिसाको अयूब से कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए अपार्टमेंट से बाहर हो आओ, जब तक कि मैं इसे कंट्रोल करके तुम्हारे पैसे डबल कर दूंगा। डरे हुए मैनेजर को भी यही सही लगा और उसने सिसाको की बात मानते हुए वह उस धुएं और अंधेरे कमरे से बाहर आ जाता है और बाहर गेट पर इंतजार करता है। कुछ समय बाद अपार्टमेंट से आ रही अजीब तरह की आवाजें और साउंड रुक जाता है और लाइट्स अपने आप जल जाती है और जिस गेट पर अयूब इंतजार कर रहा था वह गेट खुल जाता है और सिसाको उसी गेट पर खड़ा मिलता है। वह मैनेजर को अंदर आने के लिए बोलता है। मैनेजर गेट से अंदर जाता है और देखता है कि अपार्टमेंट अभी भी धुआं से भरा हुआ है और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैनेजर नोटिस करता है वह है टेबल पर रखे हुए पैसे। सिसाको उनकी तरफ इशारा करके बताता है कि ये रहे तुम्हारे डबल किए हुए पैसे, तुमने 1 लाख रुपए दिए थे मुझे, ये लो तुम्हारे 2 लाख रुपए। मैनेजर आश्चर्य से यकीन ना करते हुए टेबल की तरफ जाता है और पैसों को अपने हाथों में लेता है और उसने देखा कि उसका पैसा वाकई दुगना हो चुका है। उसे भरोसा नहीं था लेकिन अब वह पूरी तरह से मान चुका है और सिसाको की पूरी प्रक्रिया से, पूरे प्रोसेस से कन्विंस्ड हो चुका है। उसे यकीन हो गया कि सिसाको चमत्कार करके पैसे डबल कर देता है। अब कोई डाउट्स नहीं रह गया था मैनेजर के दिमाग में सिसाको के द्वारा पैसे डबल करने के मामले में। लेकिन एक बात जान लेनी जरूरी है, बैंक मैनेजर को यकीन इसलिए हो गया क्योंकि उसके देश में ये बिल्कुल नया ही जादू था, ये चमत्कार था। लेकिन बात करें अफ्रीकन और ईस्टर्न कंट्रीज की तो ये बहुत कॉमन था और 1990 के दशक में तो पैसे डबल करने का ये काले जादू का तरीका बहुत बड़ा स्कैम बन चुका था। लेकिन अयूब इसके जाल में फंस चुका था और जेन्युइनली मानने लगा था कि सिसाको एक कमाल का जादूगर है जो पैसों को डबल कर देता है। और उसके इसी बिलीफ ने, इसी भरोसे ने अयूब ने सिसाको को पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर दिए। रेगुलरली वह पैसे भेजना शुरू कर देता है और इसके लिए अयूब सिसाको के लिए बैंक में एक स्पेशल अकाउंट भी खोल देता है जिसमें मैनेजर पैसे का ट्रांसफर करने लगा था। यह कहानी आगे और भी इलॉजिकल होती गई क्योंकि बैंक के मैनेजर का लालच बढ़ता चला गया और वह सिसाको से बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुका था। पैसे डबल करने के लालच में वह सिसाको के अकाउंट में लगातार एक के बाद एक पैसे का ट्रांजैक्शन करता रहा। वह बैंक के फंड से चोरी छिपे सारे पैसे सिसाको के अकाउंट में भेजता रहा। एक समय के बाद उसके द्वारा भेजे गए पैसे डबल होकर वापस भी नहीं आ रहे थे, तब भी वह लगातार पैसे भेजता रहा। बैंक से तथा लॉयर से मिले डेटा के अनुसार उसने 1995 से 1998 तक लगभग 3 साल तक सिसाको के अकाउंट में 183 बार पैसों का ट्रांजैक्शन किया। और ये सिर्फ दुबई के बैंक में खोले अकाउंट की बात नहीं हो रही थी। सिसाको के कई सारे बैंक अकाउंट्स अलग अलग देशों में थे, जैसे अमेरिका में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, और मैनेजर अयूब ने इनमें पैसों का ट्रांसफर किया। और इस समय में जो पैसे सिसाको के अकाउंट्स में भेजे गए थे, आपको यकीन नहीं होगा उनकी वैल्यू हो गई थी $242 मिलियन। अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो यह पैसा होता है 20 अरब 96 करोड़ 14 लाख 37 हजार रुपए। लेकिन अब एक सबसे जरूरी सवाल आपके दिमाग में ये उठ रहा होगा कि आखिर क्यों बैंक मैनेजर सिसाको के बैंक अकाउंट में लगातार पैसों का ट्रांजैक्शन करता रहा, जबकि सिसाको ने वादे के अनुसार पैसे डबल करके नहीं लौटाए थे। मैनेजर के ऐसे बिहेवियर का कोई स्पष्ट और क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया, लेकिन ऐसा अनुमान और ऐसी कुछ कल्पनाएं की गई कि सिसाको हो सकता है कि वह वास्तव में सिर्फ एक जादूगर ही नहीं बल्कि एक जालसाज और ठग था। उसने अपने जादू से बैंक मैनेजर को एक तरह से अपने वश में कर लिया था, उसे सीड्यूस कर लिया था। वह खुद से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था बल्कि सिसाको के अनुसार चले जा रहा था।
और दूसरा अनुमान ये लगाया गया, थ्योरी ये बताती है कि बैंक मैनेजर पैसे का ट्रांसफर करता चला गया क्योंकि मैनेजर को डर था, वह फियर में था इस बात से कि पहली बात तो ये कि बैंक मैनेजर को ये पूरा यकीन हो चुका था कि सिसाको एक जादूगर ही नहीं बल्कि एक खतरनाक जादूगर है, और अगर उसने सिसाको की बात नहीं मानी तो वह बैंक मैनेजर को या फिर उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता है। और तीसरा कारण यह माना गया है कि जब पहली ही बार में बैंक मैनेजर ने सिसाको के अकाउंट में मिलियंस ऑफ डॉलर ट्रांसफर किए तो इससे सिसाको को एक फायदा यह मिला होगा कि उसने मैनेजर पर दबाव बना दिया होगा, उसे धमकी दी होगी कि वह सभी के सामने उसे एक्सपोज कर देगा, सबको यह बता देगा कि उसने बैंक के पैसे का गलत इस्तेमाल किया है। इस दबाव में लाकर सिसाको मैनेजर से और पैसे लेता रहा होगा। लेकिन अगर बैंक मैनेजर ने ऐसा किया होगा तो एक सवाल और उठता है कि वह इतने बड़े अमाउंट को 3 साल तक बैंक से ट्रांसफर कैसे कर पाया होगा बिना किसी की नोटिस में आए, बिना किसी को पता चले। क्योंकि माना बैंक मैनेजर एक बैंक की सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, लेकिन हर बैंक में एक समय पर अकाउंटेंट्स रूटीन, बैंक का ऑडिट और टाइमली इन्वेंटरी प्रोसेस होता है। फिर भी इतने बड़े अमाउंट $242 मिलियन का 3 सालों तक किसी को पता न चल सका, आखिर कैसे? यही एस्पेक्ट तो इस कहानी का सबसे रहस्यमय और इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो आगे आपको भी हैरान कर देगा, आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। तो जब यह घटना घटी 1995 में, तो उस समय का बैंकिंग सिस्टम और अकाउंटिंग सिस्टम आज के समय जितना एडवांस नहीं था। 30 साल पहले का बैंकिंग सिस्टम आज से काफी अलग तरह से काम करता था। इस वजह से पैसे के ट्रांजैक्शन का इतना पता नहीं चल सकता था। क्या यह कारण हो सकता है? यह पॉसिबिलिटी भी कमजोर मालूम पड़ती है, क्योंकि उस समय बैंक का जो भी जैसा भी सिस्टम मौजूद हो, यह पैसों की राशि असाधारण रूप से काफी ज्यादा बड़ी थी। कैसे भी पता चल जाएगा, तो यह तर्क भी गलत सिद्ध हुआ। और अब इस कहानी का दूसरा चैप्टर शुरू होता है, जहां सिसाको बैंक से आए इन पैसों को अपने शौक पूरे करने में और लग्जरी लाइफ जीने में उड़ाता है। यह 1995 की बात हो रही है, जब सिसाको बैंक मैनेजर से अपने अकाउंट्स में पैसे ले लेता है और कुछ समय बाद सिसाको दुबई को छोड़कर अपने देश माली आ जाता है। और इस समय अंतराल में बैंक मैनेजर उसके अकाउंट में पैसे डालता रहता है। सिसाको अपने देश माली आने के बाद अपने गाँव में कुछ महीने रहता है। यहाँ कई सारे ऐसे छोटे मोटे गांव हैं जो बहुत गरीब और पिछड़े हुए थे, और यहाँ के लोग परेशानियों और बिना सुविधाओं के जीते थे। सिसाको वहां पर इन पैसों से कई सारे काम कराता है। वह गांव वालों के लिए गिफ्ट्स और पैसे लेकर उन्हें देता, कई ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत भी करता है जिससे गांव की इकोनॉमी बढ़े, कारखाने लगे और वहां रोजगार पैदा हो और लोगों की जिंदगी में सुधार हो। वह इतना सब करने से गांव वाले अब उसको फादर फिगर के रूप में देखने लग गए थे, और वह गांव वालों के लिए उद्धारकर्ता और प्रिय व्यक्ति बन चुका था। लोग उसे प्यार से बासुर कहकर पुकारने लगे थे। कई महीने गांव में बिताने के बाद 1996 में सिसाको अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आ जाता है और वहां के सबसे बड़े बैंक सिटी बैंक में अपना एक अकाउंट खुलवा लेता है, तथा यहाँ पर भी यह इस बैंक की मेन ब्रांच में जाता है और किसी तरह से वहां की एक सीनियर फीमेल एम्प्लॉय को अपने साथ शादी के लिए राजी कर लेता है। इसके लिए सिसाको ने अपनी वेल्थ का इस्तेमाल किया। उसने बैंक की उस फीमेल एम्प्लॉय को बताया कि उसके कई देशों में बिजनेस है और वहां से पैसे इस बैंक अकाउंट में आएंगे और उसके पास बहुत सारा पैसा है। वह एम्प्लॉय उससे शादी करने के लिए राजी हो जाती है। सिसाको ने यह काम पूरे प्लान के साथ किया क्योंकि वह चाहता था कि दुबई से जो भी पैसों का ट्रांजैक्शन हो उसको यह मैनेज करे आराम से, बिना किसी परेशानी के। और धीरे धीरे सिसाको दुबई के बैंक मैनेजर के द्वारा इस अकाउंट्स में पैसे का ट्रांसफर करवाता गया। सिसाको ने अमेरिका के इस बैंक अकाउंट में $100 मिलियन से ज्यादा पैसे सक्सेसफुली ट्रांसफर करवा लिए। सिसाको ने अपनी प्लानिंग से इस पूरे प्रोसेस को आसान बना दिया। उसने अमेरिका के सबसे बड़े बैंक सिटी बैंक की एक सीनियर फीमेल एम्प्लॉय से शादी कर ली और अब वह यहाँ पर होने वाले सारे ट्रांजैक्शन को आसान और सुविधाजनक तरीके से मैनेज कर लेती है और किसी भी तरह के होने वाले संभावित खतरों से सिसाको को बचा लेती है। सिसाको ने काफी सारा पैसा इस सिटी बैंक में ट्रांसफर करवाया और इसी प्रोसेस को ऐसे ही जारी रखने तथा उस एम्प्लॉय यानी सिसाको की नई पत्नी के द्वारा की गई हेल्प के बदले सिसाको ने उसे गिफ्ट के तौर पर $500,000 दिए ताकि यह काम सुचारू रूप से चलता जाए। लेकिन साल 1999 में अमेरिकन सिटी बैंक के खिलाफ एक लीगल केस दायर होता है दुबई इस्लामिक बैंक के द्वारा न्यूयॉर्क कोर्ट में। इस केस को न्यूयॉर्क कोर्ट में पेश किया गया तो उसकी डिटेल में बताया गया कि 1995 से 1998 तक सिटी बैंक के 3 एम्प्लॉयज के नाम अदालत में सूचीबद्ध है, जिसमें से एक सिसाको की वाइफ बताई गई है। केस के अकॉर्डिंग यह मनी लॉन्ड्रिंग में फनका बबानी यानी सिसाको की मदद करती है। कोर्ट के रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स के अनुसार इस मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे का अमाउंट $151 मिलियन था। अब हम हमारी कहानी पर वापस आते हैं, जहां सिसाको अपने अमेरिकन बैंक अकाउंट में आए हुए इन पैसों को सेफ और सिक्योर करने के बाद लेविस और लग्जरी लाइफ जीना शुरू कर देता है अमेरिका में। और इन पैसों को अपनी अय्याशियों पर, अपनी हर इच्छा की चीजें खरीदने पर उड़ाने लगा। उसने अपने लिए पर्सनल स्मॉल प्राइवेट प्लेन तथा बोइंग 727 180 कैपेसिटी वाले 2 पैसेंजर प्लेन भी खरीद लेता है। उसका इरादा तो एक पूर्ण विकसित एयरलाइन बनाने का था, लेकिन उसने नए प्लेन की बजाय पुराने प्लेन इस्तेमाल करे क्योंकि नए हवाई जहाज कुछ ज्यादा ही महंगे थे उसके लिए। इसलिए उसका ये एम्बिशियस ये प्लान पूरी तरह से मेटेरियलाइज नहीं हो पाया, पूरी तरह से कामयाब नहीं रहा। उसके ये बोइंग विमान ज्यादातर समय एयरपोर्ट पर ही खड़े रहते और एट द एंड उसका एयरलाइन का ड्रीम उसके गांव वालों के लिए ज्यादा खर्च के कारण पूरा नहीं हुआ और कुछ समय बाद सिसाको ने भी उसमें इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया।
लेकिन सिसाको ने अपने और आसपास के गांव के लोगों के लिए काफी कुछ किया था। उनके विकास के कई सारे कार्य किए थे और इससे उसकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई थी। जब भी वह अपने गांव देहा अपने प्लेन से जाता तो लोग उसका वेलकम फूल और माला से करते। वह गांव वालों का नायक बन चुका था क्योंकि उसने अपनी वेल्थ को लोगों के बीच में बांटी। सिसाको लाइफ के हर क्षेत्र में रॉयल्टी से जीने लगा था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर परिस्थितियां बदलने लगी और चीजें गलत टर्न लेने लगी। जुलाई 1996 में जब सिसाको अपने लिए 2 हेलीकॉप्टर्स खरीदता है और यहाँ से वह प्रॉब्लम में पड़ना शुरू हो जाता है। ये जो दोनों हेलीकॉप्टर्स थे, ये यूएस मिलिट्री के पुराने रिटायर्ड डीकमीशन्ड हेलीकॉप्टर्स थे, जिन्हें वियतनाम वॉर के बाद यूएस मिलिट्री ने अपनी सर्विस से हटा दिया था। और किसी तरह से ये सिसाको की नजर में आ जाते हैं, तो वह इन्हें खरीदने के लिए यूएस गवर्नमेंट के पास एक परचेस रिक्वेस्ट सबमिट कर देता है और ये दावा करता है कि वह इन हेलीकॉप्टर्स को कन्वर्ट करके एयर एम्बुलेंसेस बनाएगा, जो बीमार और घायल लोगों को हॉस्पिटल लाने में हेल्प करेंगे। उसका यह प्लान अपने गांव में शुरू करना था, जहां पर उसने कई हॉस्पिटल और क्लिनिक बना दिए थे और ये हेलीकॉप्टर अतिरिक्त सहायता टूल होंगे मेडिकल फैसिलिटी में। हालांकि अमेरिकी सरकार ने सिसाको के इस हेलीकॉप्टर्स को खरीदने की रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया, क्योंकि उनको यह संदेह था कि सिसाको इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल गलत उद्देश्यों में कर सकता है, जैसे ड्रग तस्करी और इलीगल हथियारों की सप्लाई में, और उस समय माली देश में चल रहे नागरिक संघर्षों तथा सिविल कॉन्फ्लिक्ट में इसका उपयोग कर सकता है और इससे उसकी सैन्य शक्ति की स्थापना हो सकती है। और सिसाको के एसोसिएट्स ने अवैध तरीकों से हेलीकॉप्टर्स को खरीदने की प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास किया और इसके लिए उन्होंने एक अमेरिकी अधिकारी को $30,000 की रिश्वत देने की कोशिश की। सिसाको ने सीधे तौर पर रिश्वत नहीं दी, बल्कि ये उसके समर्थकों के द्वारा किया गया था। और दुर्भाग्य से जिस अधिकारी को उन्होंने रिश्वत देने का प्रयास किया, वह एक सम्मानजनक और ईमानदार व्यक्ति था और उसने इसकी सूचना आगे डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों को कर दी। तो जिस व्यक्ति के द्वारा रिश्वत देने का प्रयास किया गया, न्यूयॉर्क पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उससे पूछताछ की गई तो उसने सिसाको के बारे में बता दिया। इन्वेस्टिगेशन में उसका कनेक्शन सिसाको के साथ पता चल गया और इस रिश्वतखोरी के मामले ने सिसाको को पुलिस के सामने वांटेड मैन बना दिया और उसके खिलाफ नेशनल अरेस्ट वारंट निकाल दिया। लेकिन उस समय सिसाको अमेरिका में नहीं बल्कि कहीं और था और आखिरकार इंटरपोल के द्वारा सिसाको को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अरेस्ट कर लिया गया और उसे प्रत्यर्पण यानी एक्सट्राडिशन की प्रतीक्षा में वहां की एक जेल हिरासत में रखा गया। इसके बाद उसने तुरंत अपने को डिफेंड करने के लिए थॉमस स्पेंसर नाम के एक अमेरिकन लॉयर को अपने लीड अटॉर्नी के रूप में हायर कर लिया। सिसाको ने स्विस जेल से रिक्वेस्ट करी थी उसे अपने लॉयर स्पेंसर से मिलने दें ताकि वह अपने केस और आगामी प्रक्रिया के बारे में बात कर सके। इसके बाद जल्द ही सिसाको एक्सट्राडिशन में अमेरिका लाया गया अपने रिश्वतखोरी के मामले की सुनवाई के लिए, स्पेशली मियामी फ्लोरिडा में, जहां इस रिश्वत की घटना को अंजाम दिया गया था। और इसके बाद कोर्ट में सिसाको के वकील स्पेंसर का पहला कदम जमानत पर सुनवाई का अनुरोध करना था। स्पेंसर ने सबसे पहले बेल हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट की ताकि सिसाको के ट्रायल तक उसके रिलीज को सिक्योर किया जा सके, लेकिन अमेरिकी सरकार और प्रोसिक्यूटर ने किसी भी तरह की जमानत का कड़ा विरोध किया, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान सिसाको भाग सकता है तथा वापस इन्वॉल्व हो सकता है अपनी एक्टिविटीज में, जो इस रिश्वत के केस से भी ज्यादा खतरनाक है। इसके बावजूद सिसाको को अपनी जमानत के लिए महत्वपूर्ण समर्थन मिला। सिसाको ने चाहे किसी भी तरह से ये दौलत और संपत्ति बनाई हो, लेकिन उसने इस बल पर बहुत बड़े और पावरफुल लोगों से कनेक्शन बना लिए थे। उसने हाई प्रोफाइल लोगों से दोस्ती और कनेक्शन बना लिए थे जो अलग अलग डिपार्टमेंट और एम्बेसीज में बड़े बड़े और महत्वपूर्ण पोजीशन पर बैठे थे। इतने शक्तिशाली संबंध होने के कारण उसने जमानत की सुनवाई में अपने समर्थन में इन कनेक्शंस का लाभ उठाया। उसके वकील ने अलग अलग डिपार्टमेंट और एम्बेसीज से हाई प्रोफाइल लोगों को सिसाको के समर्थन के लिए कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने यह नोटिस किया कि बल्कि जज ने भी देखा कि आज से पहले किसी भी व्यक्ति के लिए इतने डिप्लोमेट्स और पावरफुल लोग कोर्ट में कभी नहीं आए और इन सभी ने सिसाको के पक्ष में गवाही दी। उसकी एक रेस्पेक्टेड छवि कोर्ट के सामने प्रदर्शित की और उसका वकील कोर्ट में आर्गुमेंट करता है कि सिसाको समाज में एक सम्मानजनक व्यक्ति है और इसके अलावा इसके भागने की कोई संभावना नहीं है। उसकी कानूनी टीम ने कोर्ट को यह आश्वासन दिया और कोर्ट के जज ने महसूस किया कि सिसाको मुकदमे में अपनी उपस्थिति की गारंटी के लिए पर्याप्त जमानत राशि देने के लिए तैयार था, विशेष रूप से सरकार में अभियोजन की ओर से अत्यधिक दबाव जो सिसाको को जमानत देने के सख्त खिलाफ थे। और सिसाको की जमानत के लिए उच्च जमानत राशि निर्धारित की गई और सिसाको की बेल पर रिहाई की राशि $20 मिलियन निर्धारित की गई। लेकिन वहां का जज यह मानता था कि सिसाको जमानत की इतनी बड़ी राशि $20 मिलियन जमा नहीं करा पाएगा। लेकिन सिसाको अपनी डिफेंस टीम के साथ बातचीत और कंसल्टिंग करके सिचुएशन को समझने के बाद पूरे कोर्ट को सरप्राइज करते हुए वह बेल के सारे पैसे जमा कराने के लिए राजी हो जाता है और जमा करा देता है और उसकी बेल हो जाती है और सारे पैसे देकर वह जेल से रिलीज हो जाता है। जेल से निकलने के बाद सिसाको सबसे पहला काम करता है वो अपने लॉयर्स और डिफेंस टीम को कई सारे गिफ्ट्स देता है। लॉयर्स और उसकी टीम को सिसाको ने 7 कारें गिफ्ट में दी और ये देखकर लॉयर्स और डिफेंस टीम आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि उनके लिए पहला ऐसा क्लाइंट था जो इतने महंगे गिफ्ट देता है, जबकि अभी भी उसका ट्रायल बाकी है और उसे अपनी अगली तारीख तक मियामी में ही रहना था। लेकिन इस अवधि के दौरान प्रॉब्लम ये नहीं थी
बल्कि प्रॉब्लम थी उसकी अनियंत्रित खर्च करने की होड़। शिसाको के एसोसिएट्स ने वकीलों को बताया कि कैसे वह एक ज्वेलरी स्टोर में जाता है और $500,000 से ज्यादा की ज्वेलरी परचेस करता है, और कार डीलरशिप के एम्प्लॉयज बताते हैं कि सिंगल विजिट में ही वह हर हफ्ते 2 से 4 कारें खरीदता है। शिसाको ने कई सारी औरतों से शादी कर रखी थी, पॉसिबली 10 से ज्यादा शादियां कर रखी थी, और सिर्फ मियामी में ही हर एक पत्नी के लिए एक फ्लैट ले रखा था। उसने 20 से ज्यादा अपार्टमेंट किराए से ले रखे थे, और इसी दौरान दुबई इस्लामिक बैंक का मैनेजर लगातार उसको पैसे भेजता रहता। शिसाको के पास बैंक का क्रेडिट कार्ड रहता जिसके खर्च करने की कोई लिमिट नहीं थी, और अगर कोई नया लोन उस कार्ड के ऊपर चढ़ता तो मैनेजर उस कार्ड को कैंसिल कर देता और लोन खत्म कर देता। यह सवाल अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है कि बैंक मैनेजर ऐसा क्यों करता रहा। क्या उसे सचमुच किसी ने धमकी दी थी? जबकि मियामी में अपनी तारीख का इंतजार करते समय शिसाको को डर नहीं लगा। यह एक दिलचस्प पहेली है। और मियामी में अपने प्रेक्षण का इंतजार करते समय भी शिसाको फिलैंथ्रोपी यानी लोगों की मदद की इंपॉर्टेंस को नहीं भूला, क्योंकि उसे लगता था कि इससे उसकी पब्लिक इमेज में सुधार होगा और लोगों की सिंपैथी, लोगों की सहानुभूति उसके साथ होगी जो कोर्ट में उसकी मदद करेगी। इस उम्मीद में वह मियामी के सड़कों पर, वहाँ की स्ट्रीट में जाने लगा और गरीबों को खाना और कपड़े देने लगा, बेघरों के लिए रहने की व्यवस्था करने लगा, और मीडिया उसके इस काम को कैप्चर करके डॉक्यूमेंट करने लगी। उसकी रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए लोगों के बीच उस पर आर्टिकल पब्लिश करती, और एक स्पेशल ओकेजन पर शिसाको एक स्कूल की म्यूजिक बैंड की सहायता करता है जिसको पैसों की आवश्यकता थी ताकि वह ग्रुप न्यूयॉर्क जाकर ग्रैंड थैंक्सगिविंग डे परेड में पार्टिसिपेट कर सके। तो शिसाको ने इसके लिए इस ग्रुप को $300,000 का डोनेशन दिया, उसकी जरूरत से कहीं ज्यादा, और इस ग्रुप ने धन्यवाद के तौर पर शिसाको के लिए एक स्पेशल म्यूजिक पीस भी परफॉर्म किया। इस तरह से शिसाको मियामी की सोसाइटी में समाज सेवा के काम करता गया और अपनी छवि, अपनी इमेज को सुधारने में लगा रहा। वह मानता था कि उसकी अगली कोर्ट ट्रायल में यह उसकी मदद करेगी। और फिर मार्च 1997 में उसका आर्मी के हेलीकॉप्टर खरीदने और उससे रिलेटेड रिश्वत के केस का ट्रायल शुरू हो जाता है, और शिसाको के वकील ने उससे कहा कि वह उस पर लगाए गए सभी आरोपों से इनकार कर दे, स्पेशली तब जब उसकी रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन दिखाई जाए। लेकिन शिसाको ने अपने आदमी को, अपने एसोसिएट्स को आदेश दिया कि जल्दी से वह आर्मी के हेलीकॉप्टरों का अधिग्रहण कर ले बिना सरकार के नियम को तोड़े। यह उसके लॉयर के विरोध में था, लेकिन शिसाको ने ऐसा नहीं किया। उस पर लगाए गए सभी आरोपों को वह कोर्ट में मान लेता है। उसने पूरी जिम्मेदारी लेते हुए इस रिश्वत के केस को एक्सेप्ट कर लिया, वह सारे क्राइम को मान लेता है। इससे उसका मेन वकील थॉमस स्पेंसर काफी गुस्सा हो जाता है, और वह शिसाको के अचानक से इतने रेशनल होने को समझने की कोशिश करता है, और ऐसा महसूस करता है कि कुछ तो मिस हो रहा है। उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, और लगभग 1 साल बाद यह पता चला कि शिसाको ने शायद वकील को आगे रोकने की बात कबूल कर ली है। शायद शिसाको चाहता था कि यह सब यहीं रुक जाए, और वो ये नहीं चाहता था कि बैंक का मामला कोर्ट के सामने आए, आगे की उसके फाइनेंशियल डीलिंग्स का इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि उसको ये डर था कि अगर ये जांच और आगे की गई तो इस रिश्वत के केस से कई बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। क्राइम कबूल करने के बाद इस रिश्वत मामले में शिसाको को ज्यादा गंभीर सजा नहीं मिली, बल्कि 42 दिनों की साधारण जेल और $2.5 लाख का फाइन लगा। ये $30,000 रिश्वत का मामला, जिसमें 2 आउट ऑफ सर्विस हेलीकॉप्टर शामिल थे, ये ज्यादा गंभीर और सेंसिटिव मैटर नहीं हुआ। इसके बाद शिसाको को फ्लोरिडा के फेडरल जेल की रेगुलर सुरक्षा में भेजा गया। ये ज्यादा टाइट सिक्योरिटी नहीं थी, और अपने 42 दिनों की सजा में से लगभग आधे दिनों की सजा काटने के बाद गवर्नमेंट ने उसके साथ एक डील ऑफर की। उसकी बाकी सजा कंप्लीट हो जाएगी अगर बदले में वह $1 मिलियन का शुल्क जमा करा दे। तो शिसाको इस ऑफर से एग्री हो जाता है और $1 मिलियन का शुल्क जमा करा देता है, और वहां से रिलीज हो जाता है। जेल से आजाद होने के तुरंत बाद शिसाको अमेरिका छोड़ देता है और अपने देश मोली आ जाता है, और हमेशा की तरह उसके अराइवल पर, उसके आने पर उसका ग्रैंड वेलकम किया जाता है एयरपोर्ट पर। और अभी भी 1998 में इस्लामिक बैंक के मैनेजर द्वारा उसके अकाउंट में पैसे डाले जा रहे थे। वह लगातार पैसे ट्रांसफर किए जा रहा था। शिसाको ने पैसे को कभी भी सेव और बचाए, बल्कि वह तो उन्हें खर्च करने के नए नए रास्ते में लगा रहता, जैसे देहा एयरलाइंस के फेल प्रोजेक्ट में, और अपने फॉलोवर्स में पैसे बांटना, उन्हें महंगे गिफ्ट्स देना। दरअसल वह अपने इस मॉडर्न डे रॉबिनहुड रोल को एंजॉय करने लगा था। जबकि उसके लॉयर ने भी ये नोटिस किया कि शिसाको जब मियामी में था, अपने ट्रायल का वेट कर रहा था, उस दौरान उसने अपने आसपास के लोगों पर हर महीने $500,000 से ज्यादा पैसे और गिफ्ट्स देकर खर्च करता था, और उसकी ये खर्च करने की आदत अपने देश माली में और भी बढ़ गई थी। और जहाँ ये लोग उसके रिश्तेदार थे, और ये लोग शिसाको से और ज्यादा पैसे खर्च करने का अनुरोध करने लगे थे। और उसी सेम मोमेंट पर शिसाको बैंक डायरेक्टर से और पैसे ट्रांसफर करने को कहता, और बैंक डायरेक्टर पैसे भेजता। बैंक मैनेजर बैंक में इसका कोई क्लियर जवाब नहीं दे रखा था कि ऐसा क्यों किया उसने और पैसा किस कारण से ट्रांसफर किया जा रहा है। और फाइनली मार्च 1998 में बैंक के कुछ अकाउंटेंटों में असामान्य स्थिति सामने आई, जो कि आनी ही थी। उन्होंने बैंक की गलतियों और विसंगतियों पर ध्यान देना शुरू किया और सवाल पूछने शुरू किए मैनेजर से। तो बैंक मैनेजर को काफी दबाव महसूस हुआ, स्पेशली तब जब उसने शिसाको से कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर वह नहीं कर पाया। और कुछ समय बाद स्टोरी के अनुसार बैंक के मैनेजर ने डिसाइड किया, और उसने अपने काफी क्लोज फ्रेंड के सामने ये सारी बात कबूल करी।
एक बार तो उसे समझ में नहीं आया कि ये कैसे एक्सप्लेन करें। एक बैंक का मैनेजर होकर एक अनजान व्यक्ति को इतने बड़े पैसे का अमाउंट ऐसे ही ट्रांसफर कर दिया, एक अंधविश्वास में आके या फिर बेवकूफ़ बनकर। उसकी इस पद पर रहकर ये करना यानी उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था ये बताना। लेकिन उसने हिम्मत करके और शर्मिंदा होते हुए ये बताया कि उसने एक दूसरे देश के आदमी, एक अफ्रीकन आदमी को पैसे दिए हैं, क्योंकि वह उसे एक जादूगर और चमत्कारी आदमी मानता था जिसके पास जादुई शक्तियाँ थी। और फिर उससे भूल हो उस पर भरोसा किया और लालच में आकर उसको पैसा भेजा। यह एक अनबिलीवेबल सिनारियो था सबके लिए। बैंक का मैनेजर खुद बता नहीं पा रहा था कि उसने कितना सारा पैसा अफ्रीकन जादूगर को भेज दिया है। थोड़ी कैलकुलेशन और जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि बैंक मैनेजर ने 890 मिलियन दहराम यानी तकरीबन 242 मिलियन डॉलर भेजे हैं अब तक। उसका कलीग और बैंक के लोग ये अमाउंट जानकर शॉक्ड हो गए और ये जानकर उसने ये माना कि अब इस बैंक का अंत हो जाएगा। अगर ये न्यूज़ एक बार बाहर फैल गई तो सभी बैंक क्लाइंट अपने डिपॉजिट को लेकर डर जाएंगे और अपना पैसा निकालना शुरू करेंगे। इससे बैंक का रनिंग सिस्टम और प्रोसेस और भी बदतर हालत में चला जाएगा, जिससे बैंक दिवालिया हो जाएगा या फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से ये न्यूज़ लोगों में फैल गई थी। बैंक की वित्तीय स्थिति का सरकार को पता लग गया था। उसके बाद आमिर गवर्नमेंट ने बैंक के मामले में हस्तक्षेप किया और सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ट्रांजैक्शन को चेक किया और बैंक की फाइनेंशियल ट्रबल को देखा। और दुबई के अपने अखबार अलबान में जनता को आश्वस्त करते हुए एक आर्टिकल पब्लिश करवाया और कहा कि सिचुएशन बैंक की और सरकार के कंट्रोल में है। आमिर गवर्नमेंट और देश के सेंट्रल बैंक ने लोगों की डिपॉजिट और पैसों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। दुबई इस्लामिक बैंक से हुए इस मास विड्रॉल से जनता में पैनिक को कम करने के लिए इस आर्टिकल में यह भी छपा था कि इस केस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसके बाद दुबई इस्लामिक बैंक के मैनेजर मोहम्मद अयूब और उसके 2 एसोसिएट्स को पुलिस हिरासत में लिया गया। उन पर 200 से 500 मिलियन दहराम को गबन करने का आरोप लगाया गया और यह ज्यादातर नुकसान बैंक के ओनर द्वारा किया गया था और बैंक के मालिकों द्वारा ही वहन किया गया। यह बैंक एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था जो सरकार के इसमें हस्तक्षेप से पहले बर्बादी की कगार पर था। सरकार ने बैंक को तो बचा लिया, पर इसके बदले में बैंक के शेयर के एक हिस्से को अपने पास रख लिया, यानी बैंक का एक हिस्सा अब गवर्नमेंट का हो चुका है। इसके बाद कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ती है। बैंक के मैनेजर और उसके एसोसिएट्स को आर्टिकल के अनुसार जनता के पैसों को गबन करने के मामले में कुल 17 लोगों को 3-3 साल की सजा होती है और ये सभी लोग अलग अलग देशों की नेशनलिटी रखे हुए थे और ज्यादातर बैंक के एम्प्लॉइज थे। लेकिन इस राशि के गबन से इनको फायदा मिला या नहीं, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। तथा आर्टिकल में बताया कि बैंक मैनेजर मोहम्मद अयूब ने 890 मिलियन दहराम से अधिक राशि का ट्रांसफर किया। सजा पाने वाले इन 17 लोगों में सिसाको का नाम भी शामिल था, लेकिन वह अभी पकड़ से बाहर था। 1999 में दुबई इस्लामिक बैंक ने अमेरिका के सिटी बैंक के खिलाफ मुकदमा दायर किया और कहा कि अमेरिकी बैंक ने बिना प्रॉपर बैंक प्रक्रिया के, बिना प्रोसीडिंग्स के इतने बड़े पैसे के ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट कैसे किया, जो कि गलत है। इसलिए दुबई इस्लामिक बैंक ने हर्जाने और कंपनसेशन के तौर पर अमेरिकन सिटी बैंक से 151 मिलियन डॉलर की मांग की। लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिकन सिटी बैंक ने दुबई इस्लामिक बैंक के द्वारा नियुक्त वकीलों को कोई हर्जाना नहीं दिया। अमेरिका ने इस सारे ट्रांजैक्शन का इन्वेस्टिगेशन किया और ये पता लगाया कि यह सारा पैसा कहाँ गया और रिजल्ट ये सामने आया कि बैंक के मैनेजर और उसके एसोसिएट को इन पैसों से कोई फाइनेंशियल फायदा नहीं हुआ, यानी ये सारा पैसा इनके पास नहीं था, क्योंकि यह सारा पैसा सिसाको के पास भेजा गया था। इस चौंकाने वाली स्थिति ने हमें वापस ला दिया है इस सवाल पर कि बैंक मैनेजर ने सिसाको को ये सारे पैसे क्यों भेजे। इसके बाद इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ने सिसाको के नाम से अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। अगर वह अब कहीं भी किसी भी देश में यात्रा करेगा तो वह अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन सिसाको अपने देश माली में ही रुका रहा। उसने आना जाना बंद कर दिया और अपने को प्रोटेक्ट और महफूज करने के लिए वह राजनीति में उतर गया और 2002 में संसद में अपनी लोकप्रियता के कारण चुनाव भी जीत लिया और मेलान संसद का सदस्य बन गया। उसका सोचना था कि मेलान पार्लियामेंट का सदस्य और बड़ा राजनीतिक बनने के बाद वह सभी खतरों से खुद को बचा सकता है और आराम से विदेशों की यात्रा कर सकता है। कई सालों के अंदर सिसाको की दौलत उसकी बेतहाशा खर्च की आदत के कारण काफी तेजी से घटने लगी और उसकी लोकप्रियता भी लोगों के बीच कम हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि 2014 के इलेक्शन में वह हार जाता है और उसकी पार्लियामेंट की सीट चली जाती है और उसका राजनीतिक करियर खत्म हो जाता है। इसके बाद सिसाको अपने गाँव देहा में वापस लौट आता है और अपनी बाकी की जिंदगी अपने गाँव में ही बिताता है। और 2018 में बीबीसी की एक रिपोर्टर सिसाको को ढूंढती हुई उसके घर का पता लगा लेती और वह सिसाको तक पहुंच जाती है। सिसाको से मिलने के बाद वह उसे अपने साथ एक इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने के लिए राजी कर लेती है। अनफॉर्चुनेटली ये इंटरव्यू इतना महत्वपूर्ण और खास नहीं हो पाया क्योंकि सिसाको ने रिपोर्टर के सवालों के सही से जवाब नहीं दिए। सिसाको ने ज्यादा बातचीत नहीं की और सही से जवाब नहीं दिया, कोई क्लियर डिटेल नहीं बताई, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत जरूरी जानकारी इस इंटरव्यू से मिली। सिसाको ने यह बताया कि उसके पास एक समय विशाल फॉर्च्यून था। एक समय उसके पास 400 मिलियन डॉलर से ज्यादा की दौलत थी। हालांकि उसने बैंक से 242 मिलियन डॉलर का गबन किया था, तो बाकी के पैसे कहां से आए उसके पास। इसकी 2 ही संभावना बताई गई। पहले कि उसने अपनी दौलत को बड़ा चढ़ाकर बताया या फिर वह कई दूसरे अज्ञात घोटालों में भी शामिल था। लेकिन इस डाउट का बाद में पता चला कि दुबई का इस्लामिक बैंक की सिसाको का एकमात्र ऑपरेशन था।
जब इंटरव्यू के दौरान सिसाको से उसकी करंट दौलत, अभी की दौलत या पैसे के बारे में पूछा तो सिसाको ने कहा कि उसने सारा पैसा खर्च कर दिया। और जब इंटरव्यूअर ने सिसाको से दुबई इस्लामिक बैंक के केस के बारे में पूछा तो उसने ये नकारते हुए कहकर बात टाल दी कि बैंक के साथ उसकी एकमात्र बातचीत $242 मिलियन का कार लोन और जादू के उपयोग में थी। उसने हंसते हुए सब मना कर दिया और कहा कि अगर वह कोई जादूगर होता तो उसको चोरी करने और बैंक को लूटने की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसने सुझाव दिया कि बैंक को यह बताना चाहिए कि उनके खातों से इतनी बड़ी रकम कैसे गायब हो गई। और इंटरव्यूअर जो था वह सिसाको के घर और उसके रिलेटिव, उसके लोगों के बीच में था। इस कारण उसने सिसाको से बातचीत के दौरान कोई ज्यादा दबाव नहीं डाला और ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल भी नहीं किए उस बड़ी रकम के बारे में, उस पैसे के बारे में, और ना ही सिटी बैंक की उस बैंक के एम्प्लॉय के बारे में पूछा जिससे सिसाको ने शादी की थी। सिसाको ने ज्यादा कुछ नहीं बताया इस इंटरव्यू के दौरान, लेकिन उसने अपने बारे में एक जरूरी बात बताई। यहाँ पर किसी के पास कभी भी पर्याप्त पैसा नहीं होता। पैसा किसी को संतुष्टि नहीं दे सकता। अगर आज तुम 10 मिलियन खर्च करोगे तो कल 20 मिलियन खर्च करना चाहोगे और परसों 40 मिलियन खर्च करने का मन होगा। फिर भी हमारी चाह कभी खत्म नहीं होगी और हम ऐसे ही भागते रहेंगे। और इसके बाद सिसाको आज़ाद रहा और बाकी की अपनी ज़िंदगी अपने छोटे गांव देहा में बिताई। और साल 2021 में अपने गांव देहा में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मौत के साथ ही ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। न्यूज़, इंटरव्यू, कोर्ट केस तथा सिसाको पर लिखे आर्टिकल से अब तक उसकी यही जानकारी सामने आई थी। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी और भी रियल और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।